Hello students, good morning. Here your teacher Dulcie. How's you all? So, as you know, today is the last topic from chapter biomolecule and from the subtopic enzyme. And the name of that topic is inhibition of enzyme action. मतलब हम कैसे इनहिबिट कर सकते हैं किसी भी एंजाइम के एक्शन को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस दैट कैन रिड्यूस, जो कम कर सके द वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, मतलब ऐसा कोई भी एंजाइम जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की वेलोसिटी मतलब स्पीड को क्या कर दे, कम कर दे, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर। Inhibition of enzyme activity, it is one of the major regulatory devices available to the cell. अगर हम किसी भी एंजाइम मतलब सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इनहिबिट या कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है दैट इज इनहिबिशन थ्रू द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अगर हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे तो ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल वो अपने आप ही क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। इन आवर डेली लाइफ सम ऑफ द ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक्स, प्रिजर्वेटिव्स एंड इंसेक्टिसाइड, मतलब ऐसे हम जो कंपाउंड यूज करते हैं वो इसी मैकेनिज्म पे बेस्ड हैं कि वो इनहिबिट कर देते हैं किसको, स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम की एक्शन को। अब जब एंजाइम ही क्या हो गया, इनहिबिट हो गया, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तो जो कॉम्पिटिटिव मतलब इनहिबिशन है वो दो तरह की होती है, एक होती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एक होती है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो नाम से पता चल रहा है अगर जो हमारा इनहिबिटर मॉलिक्यूल है वो compete करे किसके साथ, हमारे एंजाइम के साथ, किसके लिए, किसी भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक करने के लिए। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ना बनने दे, एंजाइम की एक्टिव साइट को अगर ब्लॉक कर दे। फॉर एग्जांपल यू हैव 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम और 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ इनहिबिटर एंड यू हैव 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट। Okay, then all the 5 enzymes and all the 5 inhibitors they compete equitatively, मतलब इक्वल टेंडेंसी से वो क्या करते हैं, कंबाइन करने के लिए फाइट करते हैं किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। अगर तो एंजाइम बाइंड करेगा सबस्ट्रेट के साथ तो क्या बनेंगे, प्रोडक्ट। और अगर क्या कर गया बाइंड, इनहिबिटर बाइंड कर गया किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, तो एंजाइम का एक्शन क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन। तो इसकी अच्छी सी एग्जांपल जो आपकी बुक में दे रखी है, यहाँ पे और भी हैं पर आपकी बुक में जो दे रखी है वो कौन सी है, सल्फा ड्रग्स की। तो सल्फा ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपके एंजाइम के साथ बॉडी के compete करती हैं और वो क्या करती हैं, डिसाइड करती हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी को आपकी बॉडी की। इसकी अच्छी एग्जांपल इस बुक में कौन सी दे रखी है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज, मतलब जो कंपाउंड है कौन सा, एसडीएच, वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है किसको, सक्सिनिक एसिड को, किसमें, फॉर्मिक एसिड में। अगर सक्सिनिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या कर दी जाए, ऐड कर दी जाए, तो जो सक्सिनिक एंजाइम की एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है बहुत फास्ट। सो जो ये कैपेसिटी है टू फिट विद इफ द एंजाइम फिट विद द सबस्ट्रेट साइट, तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक इनहिबिटर डालते हैं जो compete करता है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए। उसका नाम क्या है, मेलोनिक एसिड टाइप ऑफ एंजाइम, जो क्या करता है कि इनहिबिटर के तौर पे काम करता है। क्यों करता है इनहिबिटर के तौर पे काम, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैच करता है किसके साथ, सक्सिनिक एसिड के साथ। इसीलिए ये इनहिबिट कर देता है किसको, हमारे सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ। ओके, तो जो हमारे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं ऐसे बहुत से हैं, सबसे अच्छी एग्जांपल इन्होंने दे रखी है यहाँ पे, सल्फा ड्रग्स। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के इनहिबिटर्स हैं सल्फा ड्रग्स, जो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं फोलिक एसिड की सिंथेसिस को, किसमें, बैक्टीरिया में। क्यों, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है किसके, क्योंकि जो इनका स्ट्रक्चर है वो मैच करता है किसके साथ, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड मतलब पाबा के साथ। और ये जो पाबा है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है किसका, फोलिक एसिड का। अगर इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर जैसे कि सेम होता है किसके साथ, हमारे पैबा के साथ, तो जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो क्या करता है, इसको मतलब कंफ्यूज हो जाता है बाइंडिंग के लिए। इसीलिए वो इनहिबिट करता है किसकी सिंथेसिस को, विटामिन को। क्योंकि अल्टीमेटली अगर पाबा हो तो क्या बनेंगे, विटामिन। अगर उनकी जगह पे बाइंड कौन करेगी, आपकी सल्फा ड्रग्स, तो वो सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा किसको, विटामिन को। इस मैकेनिज्म को हम डायग्रामेटिकली भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एंजाइम की क्या रिप्रेजेंट की है, एक्टिव साइट। तो उसी एक्टिव साइट के साथ 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक है सबस्ट्रेट, एक है इनहिबिटर, जो बाइंड करने के लिए क्या कर रहे हैं, कंप्लीट।
अगर तो बाइंड कर गया क्या, अगर तो बाइंड करता है क्या आपका इनहिबिटर, किसकी साइड पे, एक्टिव साइड की साइड पे एंजाइम की, तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा और वो साइड क्या हो जाएगी, ब्लॉक। ठीक है। सेकेंड ये तो होता है compete करना, ठीक है, कम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन। जो सेकेंड इनहिबिशन हमने स्टडी करनी है वो कौन सी है, नॉन कम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन। तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, जो आपका एंजाइम होता है उसकी एक्टिव साइट पे नहीं बाइंड करता, बाइंड क्या करता है, आपका सबस्ट्रेट ही बाइंड करता है, क्योंकि जो आपका इनहिबिटर होता है वो compete ही नहीं करता किसके लिए, एक्टिव साइट के लिए। वो एंजाइम की किसी ऐसी जगह पे बाइंड कर जाता है कि जो एंजाइम है वो अपना मेटाबॉलिक एक्शन ही क्या कर देता है, लॉस कर देता है। तो उस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, नॉन कम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन। अगर आपका इनहिबिटर बाइंड कर रहा है अदर देन एक्टिव साइट किसी भी और साइट पे, तो वो है नॉन कम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन। अगर सबस्ट्रेट या आपके जो इनहिबिटर है उसमें से कोई एक ही मॉलिक्यूल बाइंड कर पाए तो उसे बोलते हैं कम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन। तो ये डायग्राम जरूर याद रखना है। अगर तो compete कर रहे हैं सेम साइड पे ही बाइंड करने के लिए, एक ही बाइंड करे तो कम्पिटिटिव, अगर दोनों बाइंड करें पर अलग अलग जगह पे, उसे क्या बोलते हैं, आपका नॉन कम्पिटिटिव टाइप ऑफ, वो क्या है आपकी नॉन कम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन। सो जो सेकेंड टाइप है एंजाइम इनहिबिशन की, वो कौन सी टाइप है, नॉन कम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन। तो नॉन कम्पिटिटिव साइट जैसे मैंने पहले ही बताया, ऐसी कंपटीशन मतलब टाइप ऑफ इनहिबिशन है जिसमें कोई कंपटीशन नहीं होता एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के इनहिबिटर का। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक्टिव साइट के लिए जो एंजाइम है वो compete करे इनहिबिटर आपका सबस्ट्रेट के साथ। तो यूजुअली होता क्या है, जो आपका इनहिबिटर है वो किसी अदर साइट पे, अदर देन एक्टिव साइट, किसी और साइट पे क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है, और जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का उसको क्या कर देता है, ऑल्टर कर देता है, मतलब चेंज कर देता है। इस वजह से आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता, तभी कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाती। सो जो इनहिबिटर बाइंड करता है किसी एंजाइम के साथ, वेदर और नॉट द एक्टिव साइट, ये जरूरी नहीं है कि आपका एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड ही हो, अदर देन अगर एक्टिव साइट किसी और जगह पे आपका इनहिबिटर क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है, तो उस टाइप के इनहिबिशन को क्या कहते हैं, नॉन कम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन, और उस इनहिबिटर को क्या कहते हैं, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। सो जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं वो डिक्रीज कर देते हैं किसको, मैक्सिमम वेलोसिटी को किसी भी एंजाइम की, विदाउट इफेक्टिंग एनी केएम, मतलब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को वो अफेक्ट नहीं करते, पर क्योंकि बाइंड तो उतने ही करते हैं ना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो उतने ही बनते हैं पर प्रोडक्ट नहीं बन पाते। क्यों, क्योंकि इनहिबिटर रिएक्शन क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल कौन सी है, आपकी साइनाइड पॉइजनिंग। क्योंकि जो साइनाइड पॉइजनिंग है वो क्या करती है, बिकॉज ऑफ इनहिबिशन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, एक एंजाइम है विच इज एसेंशियल फॉर नियरली ऑल द मेमेलियन सेल, जो हमारे हर एक मेमेलियन सेल के लिए क्या नेसेसरी है। तो उन केसेस में साइनाइड क्या करता है, एक इनहिबिटर का काम करता है, जो compete नहीं करता बाइंड करने के लिए किसके साथ, एक्टिव साइट के साथ। हालांकि उसकी कोई सिमिलैरिटी भी नहीं होती किसके साथ, किसी भी रिएक्टेंट के साथ, पर फिर भी वो किसी एंजाइम की किसी और साइड पे बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो इस वजह से हम उसे बोलते हैं नॉन कम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन। नेक्स्ट जो टाइप है हमारी इनहिबिशन की वो कौन सी है, अनकम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन। मीन्स ये सिमिलर है दैट इनहिबिटरी बाइंड तो करेगा ओनली टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बट नॉट टू द फ्री एंजाइम। मतलब वो compete नहीं करता किसके साथ बाइंड करने के लिए, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ बाइंड करने के लिए, तो ये फ्री एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करता। जब आपका बन जाता है क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो वहां पे बाइंड करके जो एंजाइमेटिक एक्शन है उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो दिस इज नॉन कम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन, और ये कम देखने को मिलता है, इसलिए इसके बारे में हम ज्यादा मतलब स्टडी नहीं करेंगे। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप, जो कौन सी है, अलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन या फीडबैक इनहिबिशन। मतलब है तो ये भी एक तरह की इनहिबिशन, बस फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स। ठीक है, जब आप कोई चीज खरीदते हो तो वहां पे आपको क्या क्या पूछा जाता है, भी गिव द फीडबैक, हमें फीडबैक दो भी, आपको कैसा लगा वो कंपाउंड। तो ऐसी जो इनहिबिशन होती है उसे क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। तो हमने जैसे हार्मोनल कंट्रोल में देखा है, जनरली 10th में भी पढ़ा था, वेन एवर जब कोई रिएक्शन होती है स्टार्ट से लेके एंड तक, अगर उसका फाइनल प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अकमुलेट हो जाता है, मतलब इतनी अमाउंट में डिपॉजिट हो जाता है कि जो हमें नहीं चाहिए होता है,
तो वो प्रोडक्ट नेगेटिव सिग्नल देता है किसको, फर्स्ट रिएक्शन को, ताकि जो पहली रिएक्शन है वो ही क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। विद ब्लॉकेज ऑफ फर्स्ट रिएक्शन बाकी सारी जो स्टेप वाइज रिएक्शन होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक इनहिबिशन। डायग्राम में रिप्रेजेंट भी किया है कि एक क्या है, स्टेप ऑफ रिएक्शंस हैं, ए से क्या बन रहा है बी, बी से क्या बन रहा है सी, सी से डी, डी से ई। जब कंसंट्रेशन मतलब ज्यादा होगी किसकी, ई की, तो ई क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा किस रिएक्शन को, ए बी को, ताकि ए से बी बनना ही क्या हो जाए, बंद हो जाए। बाद में बाकी सारी रिएक्शंस अपने आप क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन द अलोस्टेरिक टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। तो कहते इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमें किसमें देखने को मिलती है, पहले एक कंपाउंड है कौन सा, अल्फा एसिटो हाइड्रोक्सीब्यूटारेट, जो चेंज हो जाता है किसमें, अल्फा कीटो बीटा मिथाइल वैलेरेट, अल्टीमेटली चेंज होता है आइसोल्यूसिन, देन टू थ्रेओनिन एंड अल्टीमेटली अल्फा कीटो ब्यूटारेट थ्योरेनिन डीएमिनेज। ऑब्वियसली जब अकमुलेशन हो जाएगी किसकी, डीएमिनेज एंजाइम की, तो वो इनहिबिट करेगा किसको, अल्फा एसिटो हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को, कौन सी रिएक्शन करने के लिए, अल्फा कीटो बीटा मिथाइल वैलेरेट। तो दिस काइंड ऑफ कंपाउंड इज सेड टू बी द अलोस्टेरिक टाइप ऑफ इनहिबिशन। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है एक और, दैट इज द फीडबैक अलोस्टेरिक इनहिबिशन इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मैकेनिज्म। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आपको पता ही है, ग्लूकोज प्लस एटीपी, एटीपी टूटा किसमें, एडीपी में, तो एक कौन सा एंजाइम रिलीज हुआ, फॉस्फेट रिलीज हुआ, वही फॉस्फेट आपके ग्लूकोज के साथ बाइंड करेगा और क्या बनाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट का जुड़ना जब वो कंपाउंड बन जाता है तो वो भी क्या करता है, एक इनहिबिटरी रिएक्शन जनरेट करता है किसके लिए, ग्लूकोज को कन्वर्जन के लिए। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फीडबैक इनहिबिशन जो हमें देखने को मिलता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ओके, तो जो फाइनल रिप्रेजेंटेशन है इस मैकेनिज्म की अलोस्टेरिक इनहिबिशन को बताने की, तो ये दिखा रखी है यहाँ पे, कहते हेयर इज एन एंजाइम जहाँ पे दो साइट्स प्रेजेंट हैं, सबस्ट्रेट साइट और इनहिबिटर साइट। अगर तो ओनली सबस्ट्रेट बाइंड कर गया किसके साथ, सबस्ट्रेट साइट के साथ एंजाइम की, तो क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। अगर वहां पे क्या होगी, अलोस्टेरिक इनहिबिशन होगी, मतलब जो फ्री साइड थी वहां पे आके कौन बाइंड कर गया, आपका इनहिबिटर, तो जो सारा प्रोसेस था प्रोडक्ट बनने का वो हट जाएगा। क्यों, क्योंकि इनहिबिटर की बाइंडिंग के साथ जो एंजाइम है वो क्या कर देगा, एक तरीके से लीव कर देगा किसको, सबस्ट्रेट को, तो कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। सो इन दिस वे जो इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक था मतलब चैप्टर का, वो भी आपका क्या हो गया, फिनिश। So now come to the last topic from this chapter, that is about the metabolites। तो जैसे मैंने आपकी जूम मीटिंग में भी बताया था कि मेटाबोलाइट्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो जो कंपाउंड लिविंग टिश्यू की एनालिसिस में आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स या बायोमोलिक्यूल। तो वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, एक होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जो हमारे खाने का पार्ट है दैट आर सेड टू बी द, मतलब मेजरली हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन है उनकी फॉर्मेशन करती हैं या हमारे बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और उनके बिना जो कंपाउंड्स बचे जो हमने स्टडी कर लिए ना, शुगर, अमाइनो एसिड, फैट्स, नाइट्रोजनस बेसिस, ये सारे तो हैं आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इसके बिना जो कंपाउंड्स हम ऐसे नहीं लेते पर फिर भी हमारी बॉडी के लिए वो क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से हैं, अल्केलॉइड्स, फ्लेविनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल्स, रबर्स, गम्स, स्पाइसेस, मतलब ऐसे सारे कंपाउंड्स क्या हैं आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जब हम किसी एनिमल टिश्यू को एनालाइज करते हैं तो वहां पे तो हमें क्या मिलते हैं, ओनली प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। पर जब हम किसी फंजाई, प्लांट या माइक्रोब को एनालाइज करते हैं तो हमें हर तरह के कंपाउंड देखने को मिलते हैं, चाहे वो प्राइमरी है चाहे वो क्या है, सेकेंडरी है। तो यूजली अगर मैं डेफिनेशन के तौर पे बताऊं तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी के जनरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। ओके, बट द रोल प्लेड बाय सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन होस्ट ऑर्गेनिज्म इज नॉट फुल्ली नोन एट द मोमेंट। इस टाइम पे, ये स्पेलिंग गलत है, मोमेंट है, इट्स नॉट मूवमेंट। तो आज के टाइम पे हमें मतलब एक्चुअल फंक्शंस नहीं पता, मतलब एक्सप्लेन्ड फंक्शंस नहीं पता सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्यों जरूरी है, बट ये जरूरी है कि फॉर फंक्शनिंग ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हमारी बॉडी में फंक्शनल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होने चाहिए, जैसे कि ड्रग्स हैं, सेंट्स हैं, पिगमेंट्स हैं, ये सारे हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। तो इनकी एक स्पेसिफिक क्या है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। तो ये एक जनरल सा चार्ट है जिसमें क्या रिप्रेजेंट किया है कि कौन कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपकी बॉडी में मिलते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, एक है पिगमेंट्स जो कलर प्रोवाइड करते हैं,
कौन कौन से? कैरोटिनॉइड्स जो रेड कलर देते हैं, एंथोसियानिन येलो टू ऑरेंज कलर देते हैं, अल्केनॉइड्स एक तरह के नशे होते हैं जैसे कि मॉर्फिन एंड कडीन। फिर क्या है? टर्पिनॉइड्स, टर्पिन ऑयल पढ़ाया था ना जो हमारे शाइनिंग के लिए जरूरी होता है व्हेन वी पेंट द डोर्स एंड अदर मटेरियल्स, तो वहां पे वो कौन से होते हैं? टर्पिनॉइड्स की एग्जांपल कौन सी है? मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स, ये लिपिड इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट क्या है? एसेंशियल ऑयल्स, जो हमारी बॉडी के लिए ऑयल्स नेसेसरी हैं और हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, जैसे कि लेमन के, जैसे कि ग्रेस ऑयल। फिर क्या आ गया? टॉक्सिन्स, हमारी बॉडी के लिए थोड़ी सी टॉक्सिसिटी भी जरूरी है टू इंश्योर और टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम पैथोजेनिक अटैक, वो कौन सी है? द एब्रिन एंड द रिसिन। फिर क्या है? लैक्टेंस, जो हमारी बॉडी को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं जैसे कि कॉन्काविलिन ए। ड्रग्स हैं जैसे कि विनब्लास्टिन एंड कुकरमिन, ये अभी समझ में नहीं आएगा, हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे सेल, वहां पे हम देखेंगे कि हमारे सेल को डिवाइड करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? माइक्रोट्यूब्यूल्स की। वो माइक्रोट्यूब्यूल को इनहिबिट करने का काम कौन करता है? हमारा एक ड्रग जिसका नाम क्या है? विनब्लास्टिन। ओके, उसी का डेरिवेटिव है आपका कुर्कुमिन। नेक्स्ट क्या है? पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंस जो छोटी छोटी यूनिट के यूनियन से बने हैं उनको क्या बोलते हैं? पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। कौन कौन से हैं? द रबर्स, द गम्स, द सेलुलोज, ये सारे क्या हैं? पॉलीसेकेराइड्स हैं। प्लांट में इनको प्लांट सिंथेसाइज करते हैं और हम हमारी बॉडी में इनका जो रिक्वायरमेंट होती है कहीं ना कहीं एनिमल या फंजाई की बॉडी में ज्यादा होती है। सो इन दिस वे आपका जो चैप्टर था, लॉन्गेस्ट चैप्टर देन टफेस्ट वन, बायोमोलिक्यूल, वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम लिविंग वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं कल से। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू।